दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी का मास्टरमाइंड कोई प्रोफेशनल हैकर नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब रैपर लड़की थी। जी हाँ, एफबीआई तक हैरान रह गया जब उन्हें समझ आया कि अरबों की बिटकॉइन चोरी करने वाला इंसान कोई डार्क वेब जीनियस नहीं, बल्कि हेदर मॉर्गन थी, जिसे दुनिया रिजल खान के नाम से भी जानती है। ये कहानी इतनी फिल्मी है कि इस पर हॉलीवुड मूवी भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर हैकिंग मुश्किल नहीं थी, बल्कि उस पैसे को किस तरीके से घुमाया गया, यह तरीका बहुत डिफरेंट था। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, आपके ऊपर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है और आपको 200x तक का लीवरेज भी मिल सकता है। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 2016 में होती है। क्रिप्टो एक्सचेंज को हैक करके उससे 11,19,754 बिटकॉइंस की चोरी कर ली गया है। यह चोरी इतनी बड़ी थी कि उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस 20% तक क्रैश कर गई थी। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज भी इस डर से एक्टिव हो गई थी कि इस पैसे को हैक करने वाला कहीं कोई टेररिस्ट ग्रुप तो नहीं है, और इसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में बस इतना समझ आता है कि हैकर ने बैकएंड कोड को एडिट किया, ताकि जैसे ही आप लॉगिन करें उन्हें उनका पासवर्ड मिल जाए, और ऐसे जब उन्हें हजारों लोगों के पासवर्ड मिल गए, तब उन्होंने ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर करने की कमांड बनाई, और जिससे सारे बिटकॉइन उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो लॉग होता है, एक्सेस लॉग होता है, वो भी डिलीट कर दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि यह हैकिंग किसने की थी। इसके बाद हैकर बिल्कुल शांत बैठ गए, ना कोई हलचल। वह उस अमाउंट का कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे थे, जिससे समझ आ सके कि यह चोरी किसने की है। इसके बाद बहुत टाइम गुजर जाता है, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही होती है, बहुत सारे लोग बिलियनर्स बन रहे होते हैं, और यह 4 साल बाद 2020 में पहली बार यह हैकर उस फंड को मूव करते हैं। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो रिकॉर्ड होता है, यह ब्लॉकचेन में होता है, जिसके पब्लिकली देखा जा सकता है, तो यह तो पता चल जाता है कि यह फंड को मूव कौन कर रहा है, लेकिन किसके अकाउंट में कर रहे हैं यह समझ नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर हैकर्स ने अपनी पहली गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसों को अल्फा बी नाम की वेबसाइट में डाला था। बेसिकली यह वेबसाइट डार्क वेब में चलती थी, जिसमें बिटकॉइन को डालने के बाद एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन से मिक्स कर दिया जाता था, और फिर यह पता करना बहुत मुश्किल होता था कि हैक हुआ बिटकॉइन कौन सा था। बट यहाँ से एफबीआई को अल्फाबेट के बारे में पता चला, और उनके सर्वर्स को सीज कर दिया गया। अब एफबीआई जो है, इतना सारा डेटा लेकर उन्होंने फंड्स के
फ्लो को पता लगाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कई सारे अकाउंट्स में हजारों ट्रांजैक्शंस का पता चला। और इसमें दो अकाउंट्स न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में रहने वाले दो लोगों के थे। और यह दो लोग कोई और नहीं बल्कि हेथर मॉर्गन और उसके हस्बैंड थे। लेकिन जब एफबीआई हेदर मॉर्गन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गई तो उन्हें लगा कि इनसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि हेदर मॉर्गन हैकिंग के बाद भी इतनी उटपटांग वीडियोस बनाती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इनके पास इतने सारे बिटकॉइंस हो गए। बट जब उन्होंने हेदर के बारे में रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि हेदर सिलिकॉन वैली में भी काम कर चुकी है, जो कि टेक्नोलॉजी का हब है। और अपने हस्बैंड एलिया से वह यहीं पर मिली थी, जो कि एक कंपनी मिक्स रैंक के सीईओ भी थे। एलिया के हस्बैंड की कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया अचानक से उन्होंने उस कंपनी को बंद कर दिया गया। और यह साल 2016 ही था, यानी थोड़े बहुत जो कनेक्शन थे वो यहाँ पे सही बैठ रहे थे। इससे एफबीआई को लगा कि शायद वह जैसा सोच रहे हैं वैसा हो। लेकिन अभी तक एफबीआई के पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि हैकर्स ने उस पैसे को यूज नहीं किया था और इवन वह कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इस अमाउंट को वह किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर करते तो वहां से पैसे को निकालने के लिए उन्हें अकाउंट बनाना पड़ता, जिससे उनके लिए उन्हें अपनी आईडीज देनी पड़ती और वह आराम से पकड़ में आ जाते। इसके बाद एफबीआई ने नोटिस किया कि अभी भी हेदर होप्स के लिए आर्टिकल्स लिख रही थी, जिससे उसके लिए मुश्किल से 100 से $50 मिलते होंगे। उसने एक सेल्स फोर्स नाम का स्टार्टअप भी शुरू कर रखा था और वह इंटरनेट पर रिजल खान बनकर रैप वीडियोस भी बना रही थी। इसके अलावा उसके हस्बैंड एलिया ने भी एंड पास नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया था। अब अगर किसी व्यक्ति के पास इतने हजारों या लाख करोड़ के बिटकॉइन हो गए तो क्या वो ऐसे छोटे मोटे काम करेगा? जी हाँ, यह एफबीआई समझ नहीं पा रही थी। बट तभी एफबीआई ने नोटिस किया कि इन दोनों की कंपनीज में जो एम्प्लॉय है उनकी लिंक्डइन आईडी फेक नजर आ रही है। ज्यादा रिसर्च करने के बाद एफबीआई को समझ आया कि यह सारे एम्प्लॉयज फेक है और उन्हें बिटकॉइन में सैलरी दी जा रही है। और तो और उन सभी एम्प्लॉयज ने जो अकाउंट बनाए थे, यानी जो उनके फेक अकाउंट थे, उन सभी के लिए एक ही इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रखा था। बस उसमें कुछ एडिटिंग कर रखी थी। साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि हैदर ने जो कंपनी बनाई थी उसको एक दूसरी कंपनी लाखों डॉलर हर महीने दे रही थी। यानी एफबीआई को समझ आ गया कि यहाँ पर पैसे को घुमाया जा रहा है। इसके अलावा एफबीआई को यह भी समझ आया कि हेलिया को टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन उन दोनों में मास्टरमाइंड कौन है यह समझ नहीं आ रहा था और हैदर का इसमें क्या रोल है यह भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। बट फिर उनके सामने एक वीडियो आया
जिसमें हैदर ने बताया कि वह बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकती है और वह बहुत सारी कंट्रीज में रह चुकी है। इससे एफबीआई को लगा कि ये शायद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी कहीं यह दूसरी कंट्री में जाकर तो काम नहीं कर रही है। इसके अलावा एफबीआई को एक और वीडियो मिली जिसमें हैदर हैकिंग के 3 साल बाद स्टूडेंट को सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर लेक्चर दे रही, जिसमें यह बता रही थी कि कैसे आप किसी ऑफिस मैनेजर या असिस्टेंट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इवन अपने एक रैप में उसने क्लियरली कहा था, स्पीयर फिश योर पासवर्ड ऑल योर फंड ट्रांसफर, फिश ऑल योर फंड ट्रांसफर। स्पीयर फिश एक सोशल इंजीनियरिंग एक्टिविटी होती है जिसमें पासवर्ड चोरी किया जाता है और इसमें पता चलता है कि वह कुछ बातें बताना चाह रही। अब यहाँ पर एफबीआई ने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि एलिया का जो नया स्टार्टअप है वह क्रिप्टो करेंसी में है और हैदर का स्टार्टअप है कोल्ड ईमेल बेचकर क्लाइंट्स को एक्वायर करना। इसके अलावा हैदर क्रिप्टो इन्वेस्टर के इंटरव्यू भी ले रही है ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे और जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो इनको मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प मिलेगी। यानी यह जो भी काम कर रहे हैं वह सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहाँ एक साइबर एक्सपर्ट को लगता है कि इस हैक के पीछे किसी पावरफुल कंट्री का हाथ भी हो सकता है। दरअसल 2005 में यूजिन लिकनस्टाइन नाम के एक व्यक्ति ने बैंक ऑफ इंडिया ने हैक किया था जो कि रशिया से थे और हैकर के पति एलिया का पूरा नाम भी एलिया लिकनस्टाइन था। इसके बाद एफबीआई ने जब दोनों लोगों की इमेज को जोड़कर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि एलिया यूजिन का बेटा है। यानी एलिया के पिता ने ही 2005 में बैंक ऑफ इंडिया को हैक किया था। उसके अलावा एफबीआई ने देखा कि एलिया और हैदर डार्क वेब से चोरी किए हुए पासपोर्ट, डेबिट कार्ड्स और आईडी कार्ड्स खरीद रहे हैं और उनकी डिलीवरी यूएसए में नहीं बल्कि यूक्रेन में ले रहे हैं और इवन उनके पास यूक्रेन का पूरा मैप भी है जिससे उन्हें पता चले कि कहाँ-कहाँ पर कैमरास है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कोई नॉर्मल या फर्स्ट टाइम क्रिमिनल तो नहीं कर सकता। इसके अलावा एलिया के पिता भी रशिया से थे। एलिया खुद रशियन बोल सकती थी। हैकर ने भी रशियन बोल सकती थी। तो इन सब बातों का अगर जोड़कर देखा जाए तो एफबीआई को लगा कि इन लोगों का रशिया भागने का प्लान हो सकता है, लेकिन एफबीआई के पास उनके खिलाफ अभी कोई भी सबूत नहीं। सोचिए, इतनी कोशिशों के बाद भी अभी वो सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इसके बाद 2021 में दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी दूसरी बड़ी गलती करते हैं। उनकी शादी बहुत ही शानदार होती है। रेजा खान ने वहाँ पर खुद अपनी परफॉर्मेंस देती है। शादी में बहुत सारे पैसे उड़ाए जाते और लोगों को लॉटरी में गिफ्ट भी दिए जाते थे, लेकिन शायद इनका डर खत्म हो गया था। फिर उन्होंने जो बिटकॉइंस थे उन्हें बहुत इधर उधर
घुमा लिया था। इसलिए वह टेस्ट करना चाह रहे थे कि अगर वह बिटकॉइन को खर्च करके देखे तो क्या किसी को पता चल जाएगा। इसीलिए बिटकॉइंस उनके पास 5 साल थे। उसका यूज करके उन्होंने कुछ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड खरीद लिए और उन गिफ्ट कार्ड में उनका एड्रेस भी था। इससे एफबीआई ने कनेक्शन सेटअप कर दिया और उसके बाद कोर्ट में सर्च वारंट के लिए अप्लाई किया। फिर आता है 5 जनवरी 2022 का दिन, जिस दिन एफबीआई उनके घर पर पहुंचती है और सर्च ऑपरेशन शुरू की जाती। जैसे ही हेदर एफबीआई को देखती है, वह अपना आईफोन लॉक कर लेती है। एफबीआई को सर्च में फॉरेन करेंसी भी मिलती है, लैपटॉप्स मिलते हैं, कुछ ऐसी बुक्स मिलती हैं जिनमें कारकर जगह बनाई थी ताकि कुछ सामान छुपाया जा सके। इसके अलावा उन्हें एक मैप भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था बर्नर पॉस, बट यह प्रूफ फिर भी सफिशिएंट नहीं थे। इसलिए रेड के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। एफबीआई को अरेस्ट करने के लिए प्राइवेट की चाहिए थी जिससे वह हैक किए हुए बिटकॉइंस को एक्सेस कर सके। बट जब एफबीआई सर्च में मिले हुए डेटा को एक्सेस करती है तो उन्हें उसके लैपटॉप में एक स्प्रेडशीट मिलती है। उस स्प्रेडशीट में 2000 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट कीज थी। जैसे ही एफबीआई को प्राइवेट कीज मिल जाती है, वह उस क्रिप्टो को यूएस गवर्नमेंट के वॉलेट में ट्रांसफर कर देती है और इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है। एफबीआई के पास अब सफिशिएंट प्रूफ थे तो कोर्ट में एलिया भी एक्सेप्ट कर ही लेता है कि उसने ही हैकिंग की थी एंड मोस्ट अबाउट मी थाउज बिटकॉइन। लेकिन उस टाइम हेदर मॉर्गन को उस हैकिंग के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब उसे पता चला तब उसने फंड्स को घुमाने की पूरी मदद की। इन्वेस्टिगेशन में कुछ गोल्ड पॉइंट्स भी मिले जिसको एफबीआई ने सीज कर दिया। हेदर को बाद में छोड़ दिया गया लेकिन एलिया अभी भी जेल में है और इवन हद तो यह है कि हेदर अभी भी ऑनलाइन वीडियोस बनाती है, क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में जाती है। पूरे हैकिंग अमाउंट से अभी भी 1 बिलियन का जो अमाउंट है वह रिकवर नहीं हो पाया है और इवन कुछ लोगों को भी अभी भी लगता है कि इन सब के पीछे एलिया के पिता या फिर कोई दूसरी कंट्री है। अब यह देखो, ये लोग बहुत टैलेंटेड थे लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना जिसकी वजह से बाद में उन्हें सहना भी पड़ा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ज़्यादा अमाउंट पर क्रिप्टो होल्ड करते हो तो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के भरोसे उसको मत छोड़ो। अगर आप उसको अपने खुद के कोल्ड वॉलेट में रखोगे तो यह ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। और अगर आपको इंडिया में रहकर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है तो किसी एफआईयू सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से ही ट्रेड करो। जैसे मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूँ। इवन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में
ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए आपके अपने चैनल लर्न एंड ट्रेड विथ एमडी से। जय हिंद, जय भारत।